देश का किसान एकजुट है। ये आंदोलन अक्टूबर और नवंबर तक चलेगा। किसान आओगा, बहुत प्यार से आओगा, ट्रैक्टर चलाओगा। जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम तो खेत में भी जब खेती करें तो कौन सी फसल बोएगी, उस आगे कौन सी बोएगी, हम तो उसका प्लान बनावे, तो धरना ही है। इन्हें तो आप अच्छे से जानते होंगे, ये हैं राकेश टिकैत। खुद को किसानों का नेता कहते हैं। उन किसानों के हक की लड़ाई लड़ने का दावा करते हैं जिनकी जिंदगी कर्ज के बोझ तले दबी होती है, और कई तो इसी बोझ में दबकर खुदकुशी कर लेते हैं। ये वो किसान हैं जिनमें ज्यादातर 6 महीने फसल उगाते हैं और 6 महीने बेरोजगार रहते हैं, जो अपने खून से खेत सींचते हैं और दूसरों के लिए अन्न उगाते हैं। कृषि प्रधान भारत में हमारे किसानों की गरीबी किसी से छिपी नहीं है। आंकड़ों के मुताबिक भारत में 100 में से 52 किसान ऐसे हैं जिन पर औसतन 1,40,000 रुपए का कर्ज है। 2019 में 10,000 किसानों ने आत्महत्या की। 76% किसान ऐसे हैं जो अब खेती छोड़ना चाहते हैं। गांव में सिर्फ 1% युवा ही ऐसे हैं जो किसान बनना चाहते हैं। किसानों की औसत कमाई जानते हैं कितनी है? एक महीने में सिर्फ 6400 रुपए। अब सवाल उठता है कि खुद को किसान नेता कहने का दावा करने वाले राकेश टिकैत की कमाई कितनी है? सड़क पर बैठकर खाना खाने वाले किसान नेता राकेश टिकैत के पास कितनी संपत्ति है? सवाल नंबर 2, एक आंसू से आंदोलन में नई जान फूंकने वाले राकेश टिकैत का कारोबार कितना बड़ा है? कृषि कानून पर मोदी सरकार के नाक में दम करने वाला किसान नेता राकेश टिकैत के पास कितने शोरूम और कितने पेट्रोल पंप हैं? बीते 2 महीने से सड़क पर दिन रात बिताने वाले किसान नेता राकेश टिकैत के बच्चे कहां रहते हैं और क्या करते हैं? राकेश टिकैत के साम्राज्य पर बड़ी पड़ताल। जी हां, राकेश टिकैत भारतीय किसान यूनियन के नेता, या यूं कहिए उन किसानों के लीडर जो दिल्ली बॉर्डर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान जिन्हें हम सम्मान से अन्नदाता कहते हैं, जो देश का पेट पालते हैं, लेकिन खुद उनकी अपनी जिंदगी कितनी मुश्किलों में गुजरती है ये कोई उन्हीं से पूछे। गरीबी और कर्ज के कारण भारत में हर साल हजारों किसान खुदकुशी कर लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि खुद को इन्हीं किसानों का नेता कहने वाले राकेश टिकैत की संपत्ति कितनी है? हैरान हो जाएंगे आप। राकेश टिकैत की 4 राज्यों में संपत्ति है। वो राज्य हैं, सुनिएगा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली और महाराष्ट्र। एक आंकड़े और अनुमान के मुताबिक राकेश टिकैत की, अब आप और हैरान होने वाले हैं, देश के 13 शहरों में संपत्ति है। 13 शहर, सुनते जाइए। ये शहर है मुजफ्फरनगर, ललितपुर, झांसी, लखीमपुर खीरी, बिजनौर, बदायूं, दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, देहरादून, रुड़की, हरिद्वार, मुंबई। 4 राज्य, 13 शहर। आगे सुनिए। एक अनुमान के मुताबिक राकेश टिकैत की संपत्ति 80 करोड़ रुपए की है। 80 करोड़ रुपए की। और यह भी जान लीजिए कि राकेश टिकैत जितने दिनों से दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर धरना प्रदर्शन को लीड कर रहे हैं ना, उस दौरान भी उनका कारोबार फल फूल ही रहा है, क्योंकि वो करोड़पति कारोबारी किसान नेता है। उनकी करोड़ों की संपत्ति और बढ़ती जा रही है। वैसे यहां हम एक चीज साफ कर देना चाहते हैं, बता देना चाहते हैं कि हमारा यह कहना नहीं है कि राकेश टिकैत की संपत्ति अवैध है। उनकी मेहनत से बनाई गई संपत्ति हो सकती है, लेकिन क्या किसान आंदोलन का सच यही है कि जो अमीर है वो प्रदर्शन कर रहे हैं और जो गरीब किसान हैं वो खेतों में अपना और देश का पेट पालने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं? दिल्ली से 130 किलोमीटर दूर मुजफ्फरनगर का सिसौली गांव, ये राकेश टिकैत का गांव है।
खुद को किसान नेता बताने वाले राकेश टिकैत के आर्थिक साम्राज्य की कहानी सिसौली गांव से ही शुरू होती है। ये राकेश टिकैत जी का खेत है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गन्ने की खेती किस तरीके से यहाँ पर हुई है। साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि टिकैत परिवार में जो भी खेती होती है वो खुद टिकैत परिवार करते हैं, ना ही उन्होंने किसी भी तरह का कोई भी उन्होंने मजदूर रख रखा है। सभी खेती जो मतलब टिकैत परिवार के लोग हैं वही लोग खुद से ही करते हैं, जुताई से लेकर बुआई तक सभी खुद ही करते हैं। दिल्ली बॉर्डर पर बार बार ट्रैक्टर रैली की धमकी देने वाले राकेश टिकैत के खेत में ट्रैक्टर का सही इस्तेमाल करते ये किसान कौन है जानते हैं? ये हैं राकेश टिकैत के छोटे भाई नरेंद्र टिकैत। कांग्रेस को उसमें आंदोलन चला होते जब तो आंदोलन कर रही थे हम। बिल्कुल। अरे भाजपा को उसमें चला के ये आंदोलन जीविका होगी। मैं तो 4 पीढ़ी कर दी उन्होंने खराब जी। तो 4 साल को 4 पीढ़ी लग रही मैंने तो फिर 4 भी बदनाम कर दी। कभी 5-6 बीघा जमीन के मालिक रहे टिकैत परिवार के पास सिसौली में 110 बीघा खेती की जमीन है, सर्कल रेट के हिसाब से जिसकी कीमत है 4 करोड़ रुपए। इन 110 बीघा जमीन में कुछ राकेश टिकैत के नाम पर है, कुछ परिवार के अन्य सदस्यों के नाम पर और कुछ बेनामी यानी दूसरों के नाम पर। राकेश टिकैत की खेतों से होने वाली आमदनी भी लाखों में। इनके खेतों के गन्ने सिसौली की इसी शुगर मिल में आते हैं। अच्छा, राकेश जी का आखिरी बार गन्ना कब आया था यहाँ पे सेंटर पे? कल आया था, 9 तारीख को आया था जी। कल 9 तारीख को आया था। कितने मतलब कुंटल वगैरह कुछ आया होगा? यह था जी करीबन 80-90 कुंटल के आसपास आया था। राकेश टिकैत अभी दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर को बंधक बनाए हुए हैं, लेकिन उनका गन्ना लगातार चीनी मिल में पहुंच रहा है। बीते 28 नवंबर से अब तक 25 से ज्यादा बार उनका गन्ना चीनी मिल में पहुंच चुका है। अगर आंकड़ों को समझे तो करीब 2250 क्विंटल गन्ना चीनी मिल में पहुंच चुका है। यानी टिकैत अगर धरना दे रहे हैं तो भी उनका कारोबार चल रहा है। अब सिसौली गांव से अलग राकेश टिकैत की संपत्तियों पर गौर करें तो उन्होंने हरिद्वार के इकबालपुर गांव में शुगर मिल के पास 75 बीघा बेनामी जमीन खरीदी। सर्कल रेट के मुताबिक इसकी कीमत है 13.5 करोड़ रुपए। टिकैत परिवार ने उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में भी बेनामी जमीन से निवेश किया हुआ है। गौतम बुद्ध नगर जिले में जेवर एयरपोर्ट के पास 7 बीघा जमीन है जो राकेश टिकैत के रिश्तेदारों के नाम पर है। सूत्रों के मुताबिक राकेश टिकैत के पास झांसी, लखीमपुर खीरी, बिजनौर, बदायूं में भी जमीन है। ये जमीन उनके रिश्तेदारों के नाम पर है। मतलब समझे, अगर राकेश टिकैत धरने पर हैं तो धंधे पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, लेकिन उनके बहकावे में आकर जो गरीब किसान है उन पर जरूर असर पड़ रहा होगा। यही हम फर्क समझाने की कोशिश कर रहे हैं। राकेश टिकैत किसान नेता कहे जाते हैं, इसलिए हमने उनके साम्राज्य की कहानी ना जमीन से शुरू की। लेकिन खेत तो सिर्फ टिकैत के साम्राज्य का एक भाग है। दूसरे भाग में बहुत सारे कारोबार हैं। ये वो कारोबार हैं जिसके लिए किसान नहीं, दरअसल नेता बनना पड़ता है। दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल की नौकरी छोड़कर किसान बने राकेश टिकैत के बारे में बताया जाता है कि इनके 4 से 5 पेट्रोल पंप, कार का शोरूम और कई होटल भी हैं। इसके अलावा टिकैत परिवार कंस्ट्रक्शन का कारोबार भी करता है। किसान नेता राकेश टिकैत की कई बेनामी संपत्तियां हैं जो उन्होंने अर्जन की है। हम इस वक्त हैं मुजफ्फरनगर और शामली के बीच में। एक जो प्रोजेक्ट बनाया जाए, सड़क का ये प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट का नाम है GR इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, विलेज भुतारा। इस प्रोजेक्ट में किसान नेता राकेश टिकैत के बेटे चरण सिंह की बेनामी पार्टनरशिप है और बताया जा रहा है कि राजस्थान के जो एक बड़ा बिल्डर है जिसका नेतृत्व में बताया जा रहा है ये प्रोजेक्ट, उसके साथ पार्टनरशिप है और सुभाष मतियान इसके साथ पार्टनरशिप है और इसी के तहत यहाँ पर काम चल रहा है। और ये जो सड़क आप देख रहे हैं, ये सड़क मुजफ्फरनगर से पानीपत तक के लिए बनाया जा रहा है और इसमें राकेश टिकैत के बेटे चरण सिंह की बेनामी पार्टनरशिप है। सूत्रों के मुताबिक GR इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड में राकेश टिकैत के बेटे चरण सिंह की बेनामी पार्टनरशिप है।
अवैध रूप से मिट्टी खुदाई के आरोप में इस कंपनी पर मुजफ्फरनगर जिला प्रशासन कार्रवाई भी कर चुका है। जी मीडिया रिपोर्टर राजू राज के साथ बातचीत में महेंद्र सिंह टिकैत के समय भारतीय किसान यूनियन के सलाहकार रहे वीरेंद्र सिंह ने राकेश टिकैत के सुपुत्र से जुड़े कई अहम राज बताए। भाई शोर है, शोर ये है कि जहां भी नेशनल हाईवे में काम चल रहा है नदर्न इंडिया में, नॉट ओनली इन वेस्टर्न यूपी बट इन मध्य प्रदेश, इन अदर स्टेट्स ऑल्सो, जहां भी काम चल रहा है वहां इनका कुछ ना कुछ शेयर है, इनका मामला है। एक चीज मैं बता रहा हूं आपको, राकेश जी ऑन ओथ कह दें कि मैं गलत कह रहा हूं। इस आंदोलन के दौरान राकेश जी रात को 10 बजे डीएम के यहां आए, गाजीपुर से भागे हुए डीएम मुजफ्फरनगर के यहां, सेल्वा कुमारी के यहां हाजिर हुए रात को 10 बजे और कांप रहे थे, और 1 घंटा डीएम के साथ बैठे, फिर वापस गाजीपुर गए। क्या इमरजेंसी थी राकेश जी बता दें इस बात को कि डीएम से मुजफ्फरनगर से मिलने गाजीपुर बॉर्डर से यहां क्यों भागे आए। उस रात में एक पोर क्लीन मशीन, कुछ डंपर और किसी का कोई लड़का थाने में था। सूत्रों के मुताबिक राकेश टिकैत के बेटे की हिस्सेदारी माटियान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड में भी है। इस कंपनी के मालिक राजस्थान के सुभाष माटियान हैं। इसके अलावा अल्पाइन कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड में भी इनके बेनामी शेयर हैं। जी मीडिया रिपोर्टर राजू राज ने मुजफ्फरनगर में राकेश टिकैत के पेट्रोल पंप पर जाकर भी पड़ताल की। जानकारी के मुताबिक किसान नेता राकेश टिकैत की मुजफ्फरनगर जिले में 4 से 5 पेट्रोल पंप हैं, जिनमें राकेश टिकैत की भागीदारी है, पार्टनरशिप है। इस वक्त मैं हूं मंसूरपुर में नेशनल हाईवे नंबर 58 पे, जहां पर आप इंडियन ऑयल का ये जो पेट्रोल पंप देख रहे हैं, इस पेट्रोल पंप में भी राकेश टिकैत की भागीदारी की बात सामने आई है। मुजफ्फरनगर शहर में चांदवीर सिंह के 2 पेट्रोल पंप हैं और मंसूरपुर में 1 पेट्रोल पंप है। सूत्रों के मुताबिक इन तीनों पेट्रोल पंप में राकेश टिकैत की भी हिस्सेदारी है। इसके अलावा मुजफ्फरनगर में ही अशोक बालियान के पेट्रोल पंप में भी राकेश टिकैत का पैसा लगा है। हालांकि इस पेट्रोल पंप पर काम करने वाले स्टाफ ने किसान नेता राकेश टिकैत के हिस्सेदारी होने से इनकार कर दिया। अब सवाल यह है कि एक किसान नेता के रूप में राकेश टिकैत इतने अमीर कैसे हो गए? देखिए, पैसा ऐसी चीज है कि मुर्गा बोलना बंद कर सकता है, लेकिन पैसा जिस घर में आता है उस घर के ऊपर की मंजिल पे जाके और वो आवाज देता मैं यहाँ हूँ। महसूस हो रहा है, देखो मेरे पास तो लिस्ट नहीं है कहाँ प्रॉपर्टी कैसे, लेकिन महसूस ये हो रहा है कि हाँ धंधा बहुत बड़ा है। ऐसा लग रहा है धंधा बहुत बड़ा, जो लिविंग स्टैंडर्ड और जो और चीजें हो रही हैं उनसे महसूस होता है कि कुछ ना कुछ भाई कहीं से टोटी का पानी नहीं आ रहा, बड़े वाला सबमर्सिबल चल रहा है जिससे काम चल रहा है। बताया जाता है कि रुड़की में 1 पेट्रोल पंप, मारुति शोरूम और 1 होटल में राकेश टिकैत की बेनामी हिस्सेदारी है। इसके अलावा उनके कई ईंट भट्टे भी चलते हैं। सूत्रों के मुताबिक गाजियाबाद में उनका बहुत बड़ा वाटर प्यूरिफाइंग प्लांट है और दिल्ली, नोएडा और मुंबई में राकेश टिकैत ने संदीप शर्मा नाम के शख्स के जरिए करोड़ों की प्रॉपर्टी खरीदी है। जैसा कुछ धनवान लोग हैं जिनके पास पैसा है, वो इनके पैसे से पेट्रोल पंप, राजनीतिक हस्तक्षेप इनका, पेट्रोल पंप उनका, तो उसमें इनकी हिस्सेदारी तय हो जा। ये तो एक बहुत व्यावसायिक मामला। ऐसे ही ठेकेदारी में पैसा उनका, नाम इनका, काम किसी मतलब काम करेगा कोई और, नाम किसी का होगा, पैसा किसी का होगा। ये तो ठेकेदारी की पूरी क्लासिफाइड व्यवस्था। हम ये नहीं कहते कि राकेश टिकैत की ये संपत्ति गैर कानूनी है। ये संपत्ति उनकी मेहनत की कमाई भी हो सकती है। इस रिपोर्ट के जरिए हमारी कोशिश ये दिखाने की है कि इस देश में एक किसान ऐसा है जिसका करोड़ों का कारोबार है और दूसरे वो किसान हैं जो कर्ज में जीते हैं और कर्ज के बोझ तले ही मर जाते हैं। राकेश टिकैत जैसे किसान आंदोलन के नाम पर महीनों तक बॉर्डर पर बैठे रह सकते हैं, लेकिन गरीब किसान तो खेतों में रहता आया है और खेतों में ही रहेगा। सिसौली गांव से शिवांक मिश्रा के साथ राजू राज, जी मीडिया, मुजफ्फरनगर। देखिए टिकैत जी, हम जानते हैं वीडियो आप तक जरूर पहुंचेगा देशहित का, इसलिए हम देशहित में आपसे ये कहना चाहते हैं, आप महीनों यहाँ पर बैठे रहेंगे, आपकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आप करोड़पति कारोबारी हैं, किसान भी हैं, लेकिन करोड़पति कारोबारी हैं। लेकिन उन गरीब किसानों का सोचिए जो यहाँ पर बैठे हुए हैं और उनका नुकसान हो रहा है। आपको तो इस सेहत पर कोई असर पड़ेगा नहीं। देखिए 51 साल के राकेश टिकैत की शादी साल 1985 में सुनीता देवी से हुई थी। राकेश टिकैत के 3 बच्चे हैं, एक बेटा जिसका नाम है चरण सिंह और 2 बेटियां सीमा टिकैत और ज्योति टिकैत। दोनों बेटियों की शादी हो चुकी है।
आपको बता दें कि राकेश टिकैत की छोटी बेटी ज्योति टिकैत ऑस्ट्रेलिया में रहती हैं। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर में 8 फरवरी को कृषि बिल के विरोध में बैठे प्रदर्शनकारियों के समर्थन में रैली आयोजित की गई थी, जिसमें खुद टिकैत की बेटी राकेश टिकैत की बेटी मौजूद थी और ऑस्ट्रेलिया के लोगों से किसान आंदोलन के समर्थन करने के लिए वो बोल रही थी। जहां एक तरफ राकेश टिकैत खुद को किसान के हक के लिए लड़ने वाला बता रहे हैं, तो दूसरी ओर उसकी आड़ में राकेश टिकैत ने गैर कानूनी रूप से हिरन को भी पाल रखा है। आपको यहां पर बताते हैं चले, आपको पता होना चाहिए कि भारत में हिरन सहित किसी भी जंगली जानवर को पकड़कर बंद करना एक दंडनीय अपराध है। इसके दोषी को 7 साल तक की सजा और 25,000 रुपए का जुर्माना या दोनों इसका प्रावधान है। तो ऐसे ऐसे कारोबारी, जी हां, किसान नेता बनकर आंदोलन कर रहे हैं। किसान आंदोलन से आगे अब आपको संसद की दिलचस्प बात बताते हैं। आज संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए रंग में थे। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव था। बोलने उठे तो पहले अधीर रंजन चौधरी से चुटकी ले ली प्रधानमंत्री ने। किसान कानून पर कांग्रेस की भ्रम पॉलिटिक्स की पोल खोल दी। ज्यादा शोर शराबा हुआ तो बिगड़े भी। राहुल गांधी चुपचाप बैठे सुन रहे थे, फिर वॉकआउट भी कर दिया। मोदी ने कहा कि इनको सुनना ही नहीं है, क्योंकि ये तो चाहते हैं कि ना खेलेंगे ना खेलने देंगे, खेल खराब करेंगे। चलिए आपको सुनाते हैं संसद में पीएम मोदी के भाषण के कुछ दिलचस्प के हिस्से। दादा ठीक हो? देखिए मैं कितनी सेवा करता हूँ आपकी। आपको जहाँ रजिस्टर करवाना था हो गया। आपने 30 मिनट, 1 मिनट नहीं पाएंगे। आपका कोई रिकॉर्ड नहीं, यार बैठिए। अधीर बाबू कुछ कहना है तो और चलिए ये क्रेडिट भी आपने मुझे दे दी। अधीर रंजन जी प्लीज 1 मिनट बैठिए। ये हो हल्ला, ये आवाज, ये रुकावटें डालने का प्रयास एक सोची समझी रणनीति के तहत है। और सोची समझी रणनीति ये है कि जो झूठ फैलाया है, जो अफवाहें फैलाई हैं, उसका पर्दाफाश हो जाएगा, सत्य वहां पहुंच जाएगा तो उनका टिकना भारी हो जाएगा। और इसलिए हो हल्ला करते रहो, जैसा बाहर करते रहो वैसा अंदर भी करते रहो, यही खेल चलता रहा है। लेकिन इससे कभी भी आप लोगों का विश्वास नहीं जीत पाओगे, मान के चलो। किसी कानून का विरोध तो तब मायना रखता है कि जब वो कंपल्सरी हो। ये तो ऑप्शनल है। आपको मर्जी पड़े यहां जाना है जाइए, आपको मर्जी पड़े वहां नहीं जाना है वहां जाइए। जहां ज्यादा फायदा हो वहां किसान चला जाए, ये व्यवस्था की गई है। और इसलिए प्लीज अधीर रंजन जी अब ज्यादा हो रहा है। अधीर रंजन जी प्लीज अब ज्यादा हो रहा है, अब ज्यादा हो रहा है। मैं आपका रिस्पेक्ट करने वाला इंसान हूं और मैंने पहले कह दिया, आपने जितना किया जहां रजिस्टर होना हो गया। और बंगाल में भी टीएमसी से ज्यादा पब्लिसिटी आपको मिल जाएगी। बाबा क्यों इतना? हाँ दादा देखो मैं बता दिया, चिंता मत करो, मैंने बता दिया। अधीर रंजन जी प्लीज, अधीर रंजन जी अच्छा नहीं लगता है। मैं इतना आदर करता हूँ, आप आज ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे? अरे भाई हद से ज्यादा क्यों कर रहे हैं आप? प्लीज अधीर रंजन जी प्लीज, माननीय सदस्य दादा प्लीज। ये नए कानून अध्यक्ष जी किसी भी के लिए बंधन करता नहीं है, ऐसे कानून है। सरकार एक मिनट दादा अरे सुनो दादा, अरे दादा वही मैं कह रहा हूँ, दादा मैं वही कह रहा हूँ।
जो नहीं चाहता है वो उसका उपयोग न करे, उसके पास पुरानी व्यवस्था है। यही आप बुद्धिमान लोगों को इतना ही छोटा मुझे समझाना है कि उसको नहीं चाहिए तो पुरानी व्यवस्था है, पुरानी व्यवस्था चली नहीं गई है। माननीय अध्यक्ष जी, जो चलता है चलता रहे, चलने दो, अरे यार कोई आएगा तो करेगा, ऐसे थोड़ा चलता है ये। यानी ऐसी चीजें हमारी व्यवस्था में घुसी हुई हैं। हमें लगता है कि हम रिबन काटेंगे, दिया जलाएंगे, फोटो निकल जाएगी, हमारा काम हो गया। देश ऐसे नहीं चलता है। हमने जिम्मेवारी के साथ देश में बदलाव के लिए हर प्रकार की कोशिश करनी चाहिए। गलतियां हो सकती है, लेकिन इरादा अगर नेक हो तो परिणाम अच्छे मिलते भी हैं। हो सकता है एक आध में हमें न मिले। भोजपुरी में कहावत है, ना खेलब ना खेल देव, खेलबे बिगाड़ब। न खेलूंगा न खेलने दूंगा, मैं खेल को बिगाड़ के रखूंगा। जब तथ्यों के आधार पर बात टिकती नहीं है तो ऐसा होता है जो अभी देखा। आशंकाओं को हवा दी जाती है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और माहौल ये आंदोलन जीवी पैदा करते हैं। ये फर्क समझने जैसा है। टॉकिंग द राइट थिंग, इसकी वकालत करने वाले जब डूइंग द राइट थिंग की बात आती है तो उसी के सामने खड़े हो जाते हैं। कभी एक गजल सुना था, ज्यादा तो मुझे इसमें रुचि नहीं है, मुझे ज्यादा आता भी नहीं है, लेकिन उसमें लिखा था, मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूं, मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूं, वो गजल आपको सुनाता हूं। मुझे लगता है ये जो साथी चले गए, वो जिन चीजों के अंदर जीते हैं, पलते हैं, वो वही सुनाते रहते हैं जो उनके कालखंड में उन्होंने देखा है। जिनका राजनीतिक एजेंडा है वो उनको मुबारक। हम देश के एजेंडा को लेकर के चलते हैं, देश के एजेंडा को लेकर के चलते रहेंगे। मैं फिर एक बार देश के किसानों से आग्रह करूंगा कि आइए टेबल पर बैठ करके मिल करके समस्याओं का समाधान करें। इसी अपेक्षा से राष्ट्रपति जी के भाषण को राष्ट्रपति जी का धन्यवाद करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। देशित देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीरीन। और देशित में अब बात करेंगे कू ऐप की। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने एक ट्वीट करके बताया कि उन्होंने कू ऐप पर अकाउंट बनाया है। अब आप में से बहुत सारे लोग ये पूछेंगे कि ये कू ऐप क्या है। तो कू ऐप ट्विटर की तरह एक माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट है, लेकिन ये स्वदेशी ऐप है और अब तक कई केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री समेत करीब 10 लाख लोग इस कू ऐप को ज्वाइन कर चुके हैं। माना यह जा रहा है कि स्वदेशी कू विदेशी चिड़िया की दादागिरी के खिलाफ भारत का सोशल जवाब है। सोशल मीडिया पर अब कू होगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल स्वदेशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कू पर आ गए। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद स्वदेशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कू पर हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कू पर आ गए। मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा भी कू पर आ गए। ईशा फाउंडेशन के सद्गुरु स्वदेशी कू कर रहे हैं और मेड इन इंडिया कू का इस्तेमाल करने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। सबसे पहले समझिए कि कू क्या है, जिसे अब तक 10 लाख से ज्यादा भारतीय डाउनलोड कर चुके हैं। कू ट्विटर की तरह स्वदेशी माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है। कू पर 10 से ज्यादा भारतीय भाषाओं में लिखा जा सकता है। कू पर टेक्स्ट, वीडियो और ऑडियो मैसेज शेयर किए जा सकते हैं। कू ट्विटर के लॉन्च होने के करीब 14 साल बाद आया। जो आत्मनिर्भर ऐप चैलेंज था उसमें भाग लिया और हमने जीता था। हम ऑनर्ड है कि इतने सारे बड़े बड़े लोग हमारे ऐप पे हैं। उम्मीदें भी ज्यादा हैं हमारे तरफ से। लोकल लैंग्वेज में डीप एक्सपीरियंस किया है प्रोडक्ट में। इंडिया का जनता को इकट्ठा करना कू पे वो है। वो 1 साल लगेगा, 2 साल लगेगा, जितना जल्दी होता है उतना अच्छा है। अब समझिए कि केंद्र सरकार के कई बड़े मंत्री क्यों कू पर जा रहे हैं और लोगों को क्यों कू का इस्तेमाल करने के लिए कह भी रहे हैं। क्योंकि भारत में ट्विटर पर लगातार मनमानी के आरोप लग रहे हैं। ट्विटर लगातार भारत सरकार के आदेशों की अनदेखी कर रहा है। ट्विटर ने सरकार के कहने के बावजूद भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की और इसीलिए माना जा रहा है कि स्वदेशी कू भारत के खिलाफ विदेशी दुष्प्रचार से लड़ाई का बड़ा हथियार होगा। ट्विटर की तरह कू को इस्तेमाल करना बहुत आसान है। कू के बहुत से यूनिक फीचर्स हैं जो उसे ट्विटर से अलग बनाते हैं।
अपनी रीजनल लैंग्वेज में कू को एक्सेस कर सकते हैं और ऐप के साथ एक बेटर कनेक्ट बना सकते हैं। चूंकि कू एक भारतीय कंपनी है तो मुझे ऐसा लगता है कि कू भारत की जनता को बेटर अकाउंटेबिलिटी दे सकती है इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी। कू ऐप 10 महीने पहले ही लॉन्च हुआ था। इस ऐप ने आत्मनिर्भर भारत चैलेंज जीता था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने कार्यक्रम मन की बात में इस ऐप का जिक्र किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब आपको बताते हैं कि ट्विटर के खिलाफ आखिर कू ऐप क्यों? ट्विटर पर हिंसक गतिविधि और दुष्प्रचार को बढ़ावा देने का आरोप है। कैपिटल हिल हिंसा पर पूर्व राष्ट्रपति का अकाउंट ब्लॉक किया। ट्विटर ने लाल किला प्रदर्शन को अभिव्यक्ति की आजादी कहा। केंद्र के कहने पर भी ट्विटर ने कई अकाउंट ब्लॉक नहीं किए। ट्विटर को जवाब देने के लिए केंद्र का कू को बढ़ावा है। जल्द कई और केंद्रीय मंत्री कू को इस्तेमाल कर सकते हैं। भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रियों का ट्विटर के खिलाफ ये स्वदेशी कू का इस्तेमाल किस तरह से हो रहा है और ये कैसे स्वदेशी अभियान का हिस्सा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वदेशी अपनाओ का नारा दिया है। प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत कराई। मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड के दबाव में रुपे कार्ड लॉन्च किया। देसी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए मेड इन इंडिया अभियान की शुरुआत। युवाओं से 2022 तक स्वदेशी उत्पाद खरीदने की अपील की। पर्यटन के क्षेत्र में भारत को विश्व स्तर पर लाने की कोशिश की गई। जीपीएस के जवाब में स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम नाविक की शुरुआत की गई और भारत के भविष्य का निर्माण करने के लिए आत्मनिर्भर अभियान की शुरुआत की गई। आगे बढ़ते हैं। 7 जनवरी को उत्तराखंड के चमोली में जो तबाही आई वो क्या प्राकृतिक आपदा थी या फिर ये जल प्रलय प्राकृतिक घटना की बजाय एक वैज्ञानिक भूल का नतीजा है? जी न्यूज की टीम इस वक्त उस रेणी गांव में है जहां पर जल प्रलय की वजह से सबसे ज्यादा तबाही हुई। वहां हमें कई लोगों ने बताया कि बाढ़ से पहले प्रकृति संदेश देने लगी थी कि वहां कुछ भयानक होने वाला है। लोगों ने बताया कि वहां बाढ़ से पहले भयानक दुर्गंध फैल गई थी और ये दुर्गंध प्राकृतिक नहीं थी। कई लोगों का ये मानना है कि इस तबाही के पीछे प्लूटोनियम के वो कैप्सूल हो सकते हैं जो करीब 56 साल से हिमालय के नंदा देवी ग्लेशियर के पास गुम है। चौंकाने वाली बात यहाँ पर यह भी है कि उत्तराखंड में तबाही का सैलाब उसी नंदा देवी ग्लेशियर के पास से आया जहां पर 1965 में प्लूटोनियम गुम हुआ था। देखिए भाई, तूफान आ रहा जबरदस्त, कंपनी की तरफ जा रहा है। ये धौली गंगा ने यहाँ पे बहुत भयंकर तबाही मचानी शुरू कर दी है। उत्तराखंड के तपोवन में जल प्रलय ऐसा आया जब सैलाब की रफ्तार 500 किलोमीटर प्रति घंटा थी और जल प्रलय से तपोवन पावर प्रोजेक्ट ऐसे तबाह हुआ। तूफान आ रहा जबरदस्त। लेकिन क्या जल प्रलय की वजह ग्लेशियर का टूटना था? या ये जल प्रलय लाखों टन बर्फ ग्लेशियर पर गिरने से आया? या फिर इस जल प्रलय की वजह वो प्लूटोनियम है जो 56 साल से हिमालय में खोया है? उत्तराखंड में इस जल प्रलय का केंद्र है तपोवन का रैणी गांव और गांव के लोगों ने जी न्यूज से इस जल प्रलय को लेकर कई दावे किए जो बताते हैं कि ये तबाही प्राकृतिक नहीं थी। इलाके के लोग कहते हैं पहाड़ में बाढ़ से पहले इलाके में तीखी दुर्गंध फैल गई थी और ये दुर्गंध बर्फ की नहीं थी। नदी में मछलियों का स्वभाव बदल गया था और वो सतह पर आ गई थी, यानी प्रकृति उन्हें पहले से ही तबाही का संकेत दे रही थी। आज जो स्मेल की बात आ रही है कि जो है उस एम्बुलेंस में स्मेल आ रही थी, तो निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि वो उस डिवाइस का कारण हो सकता है और हमारे लोगों का मानना भी है कि इस डिवाइस का कारण ही ये जो है आपदा एम्बुलेंस आया है। चौंकाने वाली बात यह है कि उत्तराखंड में तबाही का सैलाब नंदा देवी पर्वत की ओर से आया और माना जाता है कि नंदा देवी की पर्वत श्रृंखलाओं में ही 1965 के वक्त प्लूटोनियम के कंटेनर गुम हुए थे और 1965 से अब तक उस प्लूटोनियम का कोई पता नहीं है।
वैज्ञानिकों ने यह आशंका पहले ही जताई थी कि हिमालय में गुम प्लूटोनियम बड़ी तबाही की वजह बन सकता है, क्योंकि इस तरह के जो अविलांश उत्तराखंड के अंदर कभी आए नहीं है, विशेषकर इस घाटी के अंदर तो कभी नहीं आए। और आप जानते हैं कि यहाँ पे क्योंकि जो अमेरिका का और हिंदुस्तान का एक संयुक्त एक मिशन था, उसके अंदर जो कहा जाता है कि 1965 के आसपास यहाँ पे जो दल आया था हमारा, और जो स्थानीय लोग भी उनके साथ थे, तो वहाँ कुछ न्यूक्लियर डिवाइस छूट गया था। उसका भी एक कारण हो सकता है। 1965 के जिस अभियान में प्लूटोनियम गुम हुआ, उस अभियान में तपोवन के जुजगू गांव के कार्तिक भी शामिल थे और रविवार को आई जल प्रलय में कार्तिक की पत्नी अमृता बह गई। एक अंग्रेजी अखबार से बातचीत में कार्तिक और अमृता के परिवार ने दावा किया है कि गांव के लोगों को लंबे वक्त से यह आशंका थी कि फिर ऐसा जल प्रलय आ सकता है और सरकार को जांच करानी चाहिए कि तबाही क्या रेडियो एक्टिव प्लूटोनियम की वजह से आई। तो क्या इलाके के लोगों की यह आशंका सच है कि प्लूटोनियम की वजह से नंदा देवी के आसपास आध्यात्मिक गर्मी पैदा हुई? और क्या इसी वजह से लाखों टन बर्फ ने टूटकर प्रलय का रूप ले लिया? हमारा तो यही मानना है कि उसमें जब ये डिवाइस वहाँ पे छूटा था तो हर गांव वालों ने यही बोला था कि वो छूटा गया, उसका हमारे काफ़ी पर्वतारोही गए थे उसमें वहाँ पे, लेकिन किसी को नहीं प्राप्त हुआ था, तो वो छूटा हुआ था। तो आज जो बता रहे जो आपदा का आया हुआ जो हमारे फ्लड आया, जो हमारे एवलांस हुआ, तो उसी के रेडियो एक्टिव पदार्थ से पिघलने से या उससे गर्मी से ये पिघल रहे हमारे ग्लेशियर, उसी से ये आपदा आई यहाँ पे। चमोली के कई लोग मानते हैं कि यहाँ महाविनाश की बाढ़ के पीछे प्लूटोनियम के वही कैप्सूल हैं जिन्हें 1965 में नंदा देवी पर्वत पर अमेरिका की सलाह पर पहुंचाया गया था। लेकिन प्लूटोनियम के वो कैप्सूल गुम हो गए और अब वो महाविनाश का खतरा बनकर पूरे हिमालय क्षेत्र और गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक मंडरा रही हैं। उत्तराखंड से विशाल कालरा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अपने इलाके में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि जो हिमालय से महाप्रलय जल सैलाब के रूप में आया, उसकी वजह प्लूटोनियम के वो कैप्सूल हो सकते हैं जो 1965 में नंदा देवी ग्लेशियर के पास कहीं गुम हो गए। लेकिन वैज्ञानिकों का ये मानना है कि प्लूटोनियम कैप्सूल में गर्मी पैदा करने की संभावना नहीं है, प्लूटोनियम कैप्सूल के खुद फटने की संभावना भी नहीं है, प्लूटोनियम पैक टूट भी जाए तो एक्टिव होने की संभावना नहीं है। लेकिन अब आपको यह भी जानना चाहिए कि 1965 में क्यों हिमालय में प्लूटोनियम कैप्सूल पहुंचाए गए थे और खतरे के ये कैप्सूल कैसे नंदा देवी ग्लेशियर के पास कहीं गुम हो गए। साथ ही आपको ये भी बता देते हैं हम कि उत्तराखंड सरकार ने 2018 में केंद्र सरकार से ये मांग की थी कि प्लूटोनियम आखिर कहां गायब हो गए, इसकी जांच होनी चाहिए। क्या खतरनाक आ रहा है ये। अरे जल्दी आ भाई साहब, बैराज में जितने भी ये साइड काम कर रहे थे सब दब गए। क्या ये 56 साल से हिमालय में सोए तबाही का ट्रेलर है? चला गया भाई। क्या ये तबाही 1965 में हिमालय में नाकाम हुए मिशन का अंजाम है? $1965 का वो टॉप सीक्रेट मिशन जिसका सच सिर्फ अमेरिका और भारत जानते हैं। और इस टॉप सीक्रेट मिशन की शुरुआत हुई थी 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद। $1964 में चीन ने जिनजियांग प्रांत में पहला परमाणु परीक्षण किया। इसके बाद अंदेशा होने लगा कि चीन आने वाले वर्षों में ऐसे घातक परमाणु बमों की तैयारी कर रहा है जिससे एशिया में चीन की दादागिरी बढ़ जाएगी। इसके बाद अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA और भारत की इंटेलिजेंस ब्यूरो ने नंदा देवी में रिमोट सेंसिंग डिवाइस लगाने का फैसला किया, जिससे चीन के परमाणु कार्यक्रम पर भारत और अमेरिका नजर रख सके। इस सीक्रेट मिशन की जिम्मेदारी दी गई भारतीय सेना के तत्कालीन कैप्टन मनमोहन सिंह कोहली को। चाइनीज ने
एटम बम एक एक्सप्लोड किया है 1964 में। उससे CIA और इंडिया में तो चाइना ने अटैक किया था 62 में, तो उन्होंने दोनों मुल्कों में कंसर्न हो गया कि अब इनकी न्यूक्लियर पावर शुरू हो गई है बढ़नी, और ये तो पता करना चाहिए क्या किया जाए। तो अमेरिकन CIA वांटेड टू नो कि उनको एटम बम जब ब्लास्ट करते हैं तो कहाँ से करते हैं, कौन सी लोकेशन है उनके, और फिर जब ये बैलिस्टिक अपना ये जो इनके मिसाइल है वो कहाँ से फायर करते हैं। चीन के खिलाफ भारत का ये सीक्रेट मिशन तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मंजूरी के बाद शुरू हुआ। भारत और अमेरिका ने 25,000 फीट की ऊंचाई पर सीक्रेट डिवाइस लगाने का फैसला किया। इस डिवाइस के लिए भारी भरकम मशीनों के अलावा 10 फीट ऊंचे 2 एंटीना, 2 ट्रांस रिसीवर और न्यूक्लियर एनर्जी से चलने वाले 5 पावर जनरेटर शामिल थे। इसके अलावा प्लूटोनियम के 5 कैप्सूल भी थे। प्लूटोनियम से ही पावर जनरेटर को चलाने की योजना थी। कैप्टन मनमोहन सिंह कोहली के नेतृत्व में टीम 14 अक्टूबर 1965 को सीक्रेट डिवाइस के सभी उपकरण लेकर कैंप 4 यानी नंदा देवी से 577 मीटर दूर पहुंच गई और उसी दिन हिमालय पर बेहद भयानक तूफान आ गया और इसी वजह से प्लूटोनियम कैप्सूल समेत सभी डिवाइस बर्फ में गड्ढा खोदकर दबा दिए गए और टीम पीछे हट गई। तो 14 अक्टूबर को हमने सबसे ऊंचा जो कैंप था 24,000 फीट पे 4 लगाया, लेकिन 14 अक्टूबर को ही एक बड़ा तूफान आ गया, बहुत बड़ा ब्लिज़र्ड, और ब्लिज़र्ड से इतना ज़बरदस्त हुआ कि सारा जैसे माउंटेन ही उड़ रहा है वहाँ पे। तो मैंने समझा मेरे तो आदमी सारे मर जाएंगे। मैंने सबको कहा कि आप जल्दी बेस कैंप आ जाओ। तो बड़ी मुश्किल से वो बेस कैंप पहुँचे, लेकिन सामान मैंने कहा वहीं छोड़ के आ जाओ, वहाँ होल डीप डिग करो और होल में डाल दो ये सारा सामान। हिमालय पर बर्फीले तूफान के शांत होने के बाद जब टीम दोबारा डिवाइस लेने पहुंची तो वो गड्ढा बर्फ में गुम हो चुका था। कहा जाता है कि प्लूटोनियम के कैप्सूल जहां गुम हुए वो ऋषिगंगा का उद्गम स्थल है, जो आगे चलकर गंगा नदी में मिल जाता है। 1965 में ही अमेरिका ने चेतावनी दी थी कि अगर प्लूटोनियम कैप्सूल फटे तो उत्तर भारत में तबाही आ सकती है। विशाल कालरा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.